हाय स्टूडेंट, आप सभी का ABPN एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग पीछे वाले वीडियो में चैप्टर 2 को हम लोग समाप्त किए थे। बहुत अच्छी तरह से हम लोग एक एक पार्ट्स को देखे थे। आज हम लोग पार्ट 3 यानी अध्याय 3 को हम लोग देखेंगे। अध्याय 3 में हमें पढ़ना है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। कैसे क्या तंतु होता है और क्या वस्त्र होता है, इसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो वस्त्र जब हम लोग खरीदने जाते हैं, मार्केट में, दुकान पर, किसी दुकान पर अगर जाते हैं तो बहुत तरह के वो कपड़ा दिखाता है। हमें अलग अलग तरह का कपड़ा होता है। वहाँ पर हम कंफ्यूज जाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमें कौन सी अच्छी वाली क्वालिटी है। अगर हमें पहले से जानकारी न हो तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से कपड़े को ख़रीदा जाए, किस तरह के कपड़े अच्छे होते हैं। बहुत तरह के कपड़ा होता है, यानी वहाँ सिंथेटिक कपड़े भी होते हैं। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित, और कुछ प्राकृतिक तंतु होते हैं। प्राकृतिक तंतु से निर्मित कपड़े होते हैं। कुछ पादप से निर्मित होते हैं तो कुछ जंतु से निर्मित होते हैं। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। इस अध्याय में तंतु के बारे में पढ़ेंगे, जो पादप स्रोत होते हैं, जो जंतु स्रोत होते हैं, उससे पढ़ेंगे। और मानव निर्मित जो तंतु हैं, मानव निर्मित जो वस्त्र होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तंतु, सबसे पहले तंतु को समझते हैं। तंतु क्या होता है, तो आप प्रयोग कीजिए। कपड़े घर पर अगर हो, कुतरन का मतलब होता है छोटा सा कपड़ा का भाग। आप उसको गौर से देखिए। आप उस पर गौर से देखिएगा तो क्या अवलोकन करने के बाद नज़र आता है कि एक धागे के ऊपर एक धागा से बंधा हुआ रहता है। अगर उस धागे को आप अगर निकालते हैं, एक धागे को अगर निकालते हैं, तो उसको फिर आप क्या कीजिए कि उसको उल्टा से, यानी उसको उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारे रेशे होते हैं, छोटे रेशे होते हैं। उसको हम लोग कड़िया भी कहते हैं। उसको उघाड़िए, मतलब उसको जो है खोलिए। खोलने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि बहुत ही अनगिनत छोटे रेशम होते हैं। बहुत छोटे उसमें रेशा होते हैं। जो वह रेशा मानव निर्मित भी होता है, और वह रेशा जंतु निर्मित होता है या फिर पादप निर्मित होता है। तो उस रेशे को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका निर्माण की जाती है। उस रेशे को हम लोग निर्माण कैसे करते हैं। प्राकृतिक तंतु और दूसरा मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित तंतु, प्राकृतिक तंतु में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग कपास को अध्ययन करेंगे और जूट या पटसन जिसको बोलते हैं, पटसन को अध्ययन करेंगे। मानव निर्मित तंतु में क्या देखेंगे, तो नायलॉन को देखेंगे, रेयॉन को देखेंगे, एक्रिलिक को देखेंगे।
पॉलिस्टर को देखेंगे। इस सब को हम लोग डिटेल से तो अध्ययन नहीं करेंगे, आगे क्लास में जब अभी तो 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में भी ये चीज़ पढ़ना है और 8 क्लास में भी पढ़ना है। तो 7 क्लास और 8 क्लास में भी हम लोग ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मेनली हमको प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक तंतु में कपास को हम लोग पढ़ेंगे और जूट को पढ़ेंगे कि कपास जो है कैसे, कपास से कैसे जो है कपड़ा तैयार की जाती है और जूट से, पटसन से कैसे जो है वह हमारे लिए उपयोगी चीज़ें तैयार की जाती हैं। हाँ, तो चलिए प्राकृतिक तंतु कपास के बारे में लोग पढ़ते हैं। कपास को हम लोग कॉटन कहते हैं। यह कपास के लिए किस तरह के स्थिति चाहिए, किस तरह की परिस्थिति में होता है, तो उष्णकटिबंधीय, उष्ण जलवायु होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए। और जो इसके लिए मिट्टी चाहिए वो काली मिट्टी चाहिए। कपास उष्णकटिबंध यानी भारत में तो उष्णकटिबंध में ही पड़ता है, तो उष्ण जलवायु चाहिए और काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी चाहिए कपास के उत्पादन करने के लिए। तो काली मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है? जिस जिस राज्य में पाया जाएगा तो वहाँ कपास की खेती होगी। तो आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहाँ पर कपास की खेती होती है। पंजाब चले जाइए, MP, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में कपास की खेती होती है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात, इन लोग में कंपटीशन होता है। मतलब कभी गुजरात जो है उत्पादन में आगे निकल जाता है कपास के उत्पादन में, तो कभी महाराष्ट्र आगे निकल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में अधिकतर कपास की खेती होती है। यह जो है औद्योगिक फसल के श्रेणी में आता है। औद्योगिक क्यों कह रहे हैं? औद्योगिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह खाद्य पदार्थ नहीं है, इसको हम खा नहीं सकते हैं। हाँ, इसे मनुष्य के लिए अलग अलग कपड़े तैयार कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कपड़े से बने बहुत सारे हमारे लिए उपयोगी चीज़ होते हैं, उसको तैयार किया जा सकता है। तो यह औद्योगिक फसल है। अगर हम खरीफ और नकदी फसल के बारे में बात करें तो यह खरीफ फसल है। ऐसे नकदी फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य ही होता है इसको बेचकर पैसा को अर्न करना। किसान जो होते हैं इसे खाद्य फसल के रूप में इस्तेमाल न करके इसको औद्योगिक फसल के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब उपज ही करते हैं उसको बेचने के लिए। इसकी अगर हम प्रक्रिया देखें कि फसल को किस तरह से शुरुआत से लेकर लास्ट तक, मतलब उसको फसल के बुआई से लेकर उसको कपड़े बनाने तक के अगर प्रोसेस को देखें तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। जैसे हम लोग धान के फसल में देखते हैं, इसमें भी लंबी प्रक्रिया से यह गुजरता है, तो उसी तरह से कपास की फसल भी एक लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरता है। तो आइए हम लोग कपास को एक करके पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो कपड़े कपास से तैयार की जाती है। तो सबसे पहले जब हम उसको फसल को मिट्टी जो तैयार होता है उसमें बोते हैं,
तो बोने के बाद फसल बड़ा होता है। सबसे पहले जो फूल होता है, फूल, शुरुआती में हम फूल की बात कर रहे हैं। यह जो फूल होता है वो उजले रंग का होता है। यह उजले रंग का होता है। उसके बाद थोड़ी सी और वह बढ़ती है तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होते हैं वह नीचे गिर जाते हैं और वह बड़ा होता है। जब वह बड़ा होता है फूल, तो हल्के लाल हो जाता है। और उसके बाद जब वह अंत स्थिति आता है, जब वह कहते हैं मतलब फसल जो उसका गोला होता है जिसमें कपास बंधा हुआ रहता है, जब वो पक जाता है तो फटकर वो बाहर निकल आता है। उसको बाहर से जितनी सारी पंखुड़ियाँ होती हैं वह नीचे चली आती हैं और वह उजला जो रेशा होता है और वह ऊपर दिखने लगता है एक बर्फ़ की तरह। तो उस स्थिति में वह भूरा कलर का हो जाता है, वह भूरा कलर का होता है। तो कपास के गोले जो होते हैं, इन कपास के गोले से ही हम रेशे, यानी किसके रेशे? कपास के रेशे, कपास के रेशे निकालते हैं। फूल शुरुआत में उजला रंग का होता है, उसके बाद थोड़ा हल्का लाल हो जाता है। लाल के बाद जब वो भूरा कलर का हो जाता है तो माना जाता है कि फसल अब तैयार हो गया। फसल तैयार हो गया यानी जो कपास का गोला होता है जिसमें वह रेशा रहता है, रेशे में बीज भी रहता है। अब इस प्रक्रिया के बाद जब वह पूरा फट जाता है, वह गोला जो है फट जाता है, उसमें रेशे दिखने लगते हैं, तो हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो उसके दो विधि हैं। पहले तो परंपरागत विधि था, हाथ से तोड़ कर बाहर कर देते हैं। अब जो है उसके लिए यंत्र इस्तेमाल होता है। वो कटदार टाइप का, हम लोग कंघा देखे हैं, तो कंघा ही टाइप का वह यंत्र होता है, लेकिन बड़ा बड़ा होता है। उससे क्या होता है, तो उससे कपास के जो गोले होते हैं उसको ही केवल अलग करते हैं। फसल नीचे ही रहता है, मतलब फसल खेतों में ही रहता है, लेकिन बस केवल उसको क्या करते हैं, तो उस गोले को जिसमें वह रेशा रहता है उसको हम अलग करते हैं। अब कपास में बीज भी रहता है। कपास में जब बीज रहता है तो बीज को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस बीज को जब हम लोग अलग करते हैं तो बहुत ही मेहनत वाली बात है। तो पहले कैसे अलग किया जाता था, तो हाथों से चुन चुन कर लोग अलग करते थे, या फिर उस तरह से परंपरागत जो विधि होता था, कंघा वाला जो बात है, कंघा से मतलब कंघा टाइप का एक उपकरण होता था, उससे वे उस बीज को बाहर निकालते थे। लेकिन अब जो है, अब बड़े बड़े मशीन है, बस उस मशीन में लोग डाल देते हैं और बीज जो है अलग हो गया। तो जब बीज को अलग करते हैं, जब बीज को अलग करते हैं कपास से, जब बीज को अलग करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओटना। कपास से जब बीज को अलग करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओटना। इसको हम लोग बोलते हैं ओटना। अब वह जो बीज अलग हो गया तो प्योर हमारा कपास के रेशे बचा। कपास के उस रेशे से, यानी उस कड़िया से उससे हम लोग धागे तैयार करते हैं। धागे कैसे तैयार करते हैं, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कपास के रेशे से धागे कैसे तैयार की जाती है।
क्योंकि धागे से ही वस्त्र बनता है। तो पहले धागे के बारे में हम लोग समझते हैं कि धागे को कैसे तैयार करते हैं। आपके सामने एक चित्र है, आप देख रहे होंगे, यह एक फिगर है एक तकला का, तकली जिसको बोलते हैं, तकली या हस्त तकला बोलते हैं। इसको तकली बोला जाता है या हस्त तकला बोला जाता है। ये एक तरह का मशीन है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कपास है, कपास है, कपास है। कपास में जैसे मान लेते हैं कि यह हमारे पास कपास है, तो इसमें बहुत सारे जो है, बहुत सारे महीन महीन आप देखे होंगे रेशे रहते हैं। उस रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेशे को लड़ियाँ बोलते हैं, लड़ियाँ बोलते हैं। यह क्या है, तो यह जो है कपास है, यह कपास है। और ये जो छोटे छोटे इसमें जो धागे होते हैं बहुत ही महीन महीन होते हैं, बहुत ही महीन महीन धागे होते हैं, उसको हम लोग लड़ियाँ बोलते हैं या उसको रेशा बोलते हैं। तो जब धागे तैयार होता है तब कैसे तैयार होता है, तो वह 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो तंतु, जिसको हम लोग लड़ियाँ भी कह सकते हैं, रेशा जो होता है। उसके बाद क्या होता है, तो धागा बनता है। उसके बाद क्या होता है, तो कपड़ा तैयार होता है। सबसे पहले तंतु, तंतु से धागा निर्माण, और धागा जब निर्माण होता है तो उससे हम लोग कपड़ा बुनते हैं। जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसे अनेक तरह के चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। कभी हमको ज़रूरत पड़ गया शर्ट पैंट, अगर ज़रूरत पड़ गया साड़ी, पर्दा, दुनिया भर के जितने सारे देखते हैं हम लोग घर में चीज़ें, वो सब रेशे से ही तैयार किए जाते हैं। हम ये नहीं करें कि सभी कपास से तैयार किए जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम केवल अभी कपास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तंतु, जो हम लोग खेतों से लाते हैं, बीज को अलग करते हैं, वो हमारा जो शेष बचता है तंतु कहलाता है। तंतु, धागा, उसके बाद कपड़ा। जब उसको हम लोग कपड़े के रूप में लेके आते हैं तो ये भी एक तरह के 3 चीज़ों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन है, तो देखिए, तंतु, ये जो धागे निर्माण है इसी को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। ध्यान से देखिएगा, पहले तो तंतु, तंतु से धागा जब निर्माण करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कताई बोलते हैं। और जब इससे कपड़ा तैयार की जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बुनाई, बुनाई। फिर से आप समझिए, तंतु, तंतु से धागा, धागा से कपड़ा। तंतु, इसका मतलब तंतु के बारे में भी हम लोग यहाँ समझें। यहाँ जो हम लोग समझे ये तंतु को ही समझे। क्या है, तो बहुत ही महीन महीन रेशा होता है, उस रेशे को तंतु बोलते हैं। तंतु से धागा, धागा से कपड़ा। अब हम लोग देखें कि धागे से कपड़ा कैसे तैयार होता है। ये धातु के चकती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, स्पिनिंग करते हैं, नचाते हैं। ये आपका ज़मीन पर यह रहता है या आप कहीं भी उसको रख सकते हैं। ये इसको एक धातु के चकती, मतलब मोट चदरा टाइप का होता है, लोहा टाइप, लोहा है या कोई भी मेटल हो सकता है। इसको बहुत तेज़ से स्पिनिंग करवाइए। जब यह तेज़ी से स्पिनिंग करेगा, बहुत तेज़ से नाचेगा, तो इसके साथ एक रड लगा रहता है। आप देख रहे हैं ये रड है, मोटा सा रड है। यह मोटा रड जो है ये भी स्पिनिंग करेगा, तो ये भी स्पिनिंग करेगा। यहाँ पर एक ऑक्सी होता है जो धागे को वहाँ से जोड़े रहता है। तो जब यह स्पीड से नाचता है तो यहाँ से एक एक करके है ना, धागे क्या होते हैं, इसे घूमते जाते हैं। जब ये घूमेंगे तो आपस में रेशे जो है जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। आपस में क्या होंगे, रेशे जुड़ते चलेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब आप सुई में धागे को आप डालते हैं तो अगर उसके रेशे बड़े हो तो धागे में वह नहीं जो है नहीं समाता है। लेकिन
अगर उसके धागे को आप किसी पानी उनी के द्वारा क्या करते हैं, उसको ऐंठ देते हैं, उसको घुमा देते हैं, तो आसानी से क्या करते हैं, वह अंदर चला जाता है। तो जो धागा होता है वो बहुत सारे रेसाओं को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। आप समझ रहे हैं, धागे को बहुत सारे रेसे से जोड़कर बनाया जाता है। वो रेसा आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये स्पिनिंग करेगा तो यह घूमेगा, जब घूमेगा तो यह धागे धीरे धीरे घूमते घूमते ऐंठाते चले जाएंगे, घूमते चलेंगे, ऐंठाते चले जाएंगे। तो यहाँ से यह प्रोसेस होते चलेगा, इसमें धागे लिपटाते चले जाएंगे, लिपटाते चलेंगे और यहाँ से धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो यह तकला या क्या कहते हैं हम लोग, तकली कहते हैं या हस्त तकला कहते हैं। ये कपास का रेशा, ये लोहे का मोटा छड़, ये धातु के चकती, ये पूरे कंप्लीट को हम लोग तकली या हस्त तकला कहते हैं। तो आप ये सीखें कि रेशे से जो है धागा कैसे निर्माण होता है, यानी कताई के बारे में आप समझ गए। कताई के बारे में आप समझ गए कि कताई क्या होती है। अब हम लोग आते हैं आगे के प्रोसेस में। तो हम लोग समझ गए कि तंतु से धागे निर्माण कैसे होता है। तंतु से धागे का निर्माण क्या उसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कताई। अभी हम लोग पढ़ें कताई, जिसको हम लोग स्पिनिंग भी कहते हैं। स्पिनिंग भी कहते हैं। इस स्पिनिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, तो बुनाई करते हैं। क्या करते हैं, बुनाई, जिसको वीविंग कहते हैं। कताई के बाद क्या करते हैं, तो बुनाई करते हैं। अब यह बुनाई जो होती है वो दो तरीक़ा से होता है। कैसे, तो जो बुनाई होता है उसको हम लोग करघा के नाम से जानते हैं। यानी करघा एक टाइप का मशीन होता है। करघा क्या होता है, एक मशीन होता है। दो तरह का करघा होता है, एक को हम लोग हस्त करघा बोलते हैं, हस्त करघा बोलते हैं, और दूसरे को विद्युत करघा बोला जाता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में हैंडलूम कहते हैं, और इसको हम लोग पावरलूम कहते हैं। एक को हम लोग हैंडलूम कहते हैं और दूसरे को हम लोग पावरलूम कहते हैं। यानी यह जो हस्त करघा है यानी हैंडलूम है, वो हाथ से तैयार की जाती है, हाथ से कपड़े को तैयार की जाती है हस्त करघा के द्वारा। और विद्युत करघा के द्वारा वो क्या होता है, तो विद्युत करघा के द्वारा जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से वह बनाया जाता है। आप चरखा को भी जानते होंगे, यह कताई वाली काम जो है वो चरखा भी करता है। आप गांधी जी का चित्र कहीं देखे होंगे तो आपको नज़र ज़रूर आया होगा वो चरखा। यह चरखा जो होता है यह कुटीर उद्योग के श्रेणी में आता है। कुटीर उद्योग के श्रेणी में आता है। आप गांधी जी के साथ ज़रूर चरखे को देखे होंगे। गांधी जी जब वे आंदोलन कर रहे थे तो वे चरखे को बहुत ही प्रमोट किए, बहुत ही प्रोत्साहन दिए, और उनका यह मानना था कि भारत जो बसता है वो गांव में बसता है, और जब गांव विकास करेगा तो भारत विकास करेगा। गांव कैसे विकास करेगा, तो वह आत्मनिर्भर बनेगा। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, तो अपने हाथों से
बहुत तरह के सामग्रियों को, या फिर वह व्यवसाय करे, या फिर जो भी वह कहीं से दूसरी जगह से खरीदता है वो अपने घर पर ही अगर उसका निर्माण करे तो वह स्वावलंबी बन सकता है। तो उस समय हम लोग अंग्रेज़ों से बहुत सारा कपड़े खरीदते थे बहुत ही महंगे दामों में, कच्चे दामों में, बहुत ही कम दामों में। यहाँ से वह कच्चा माल जिसको कपास बोलते हैं वह ले जाता था अपने यहाँ, उसको बनाकर हमारे यहाँ जब कपड़े लेके आता था तो बहुत ही महंगा वह बेचता था। तो उस आंदोलन को नींव देने के लिए, मतलब उस आंदोलन को और तेज करने के लिए महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिए कि अगर आप अपने घर पर चरखे से बने हुए खादी कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो भारत सशक्त बनेगा और भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकलेगा। तो उनका मानना था कि यह कुटीर उद्योग ही यह हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, यानी अंग्रेज़ों को कमर तोड़ सकता है, क्योंकि जब उसके हम सामानों को खरीदेंगे ही नहीं तो वह तो अपने आप यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वह व्यापार ही करने मुख्य रूप से आया था। भले वह हस्तक्षेप करके यहाँ पर सत्ता स्थापित कर लिया हो, लेकिन उसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो जब हम उसके सामान को ही नहीं खरीदेंगे तो स्वाभाविक है उसकी बहुत ही इकोनॉमी की हानि होगी, बहुत ही उसकी अर्थव्यवस्था की हानि होगी, तो वह यहाँ से जा सकता है। तो महात्मा गांधी का विचार था और वह बहुत ही लोगों को प्रमोट, कहीं भी जाते थे तो वे चरखे उनके साथ रहते थे, या फिर चरखे पर वे हमेशा खाली समय में सूत काटते रहते थे, और वे खादी वस्त्र, सभी लोगों को खादी वस्त्र पहनने के वे सुझाव देते थे। तो हम देखें कि कैसे जो है वह काम करता है। करघा, कितने प्रकार का करघा होते हैं और करघा से होता क्या है। कपड़े बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें हम लोग को दो पढ़ना है। वो कौन कौन विधियां हैं? तो एक को बुनाई कहते हैं और दूसरे को बंधाई कहते हैं। एक को बुनाई कहते हैं और दूसरे को बंधाई कहते हैं। बुनाई क्या होता है, बंधाई क्या होता है, हम इसको बारे में हम बताते हैं कि बुनाई क्या होता है। बुनाई, अगर आप धागे को, यानी दो सेटों को, धागे का 2 सेट लीजिए, अगर उससे आप एक पर दूसरे को रख कर, कैसे समझेंगे तो आपको हम समझाते हैं। 2 अलग अलग रंगों का कागज़ लीजिए। क्या कीजिए, आप 2 अलग अलग रंगों का कागज़ लीजिए। अलग अलग रंगों का कागज़ लीजिए। एक अगर आप ब्लैक लेते हैं तो एक आप ब्लू लीजिए। अलग अलग रंग हो गया। आप इसको छोटे 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 इस तरह से भाग में बांट दीजिए, पतले पतले स्लॉट में बांट दीजिए। अब इसको भी आप ऐसा ही कीजिए, इसको भी आप क्या कीजिए, ऐसा ही कीजिए, पतले पतले स्लॉट में बांट दीजिए। अब क्या कीजिए, तो प्रत्येक स्लॉट को एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखिए। एक आप अगर ऐसे रखते हैं, दूसरे को ऐसे रखिए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। यानी 2 सेटों को अगर आप मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे बने हुए जो कपड़े होते हैं वह बुनाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बुनाई कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इधर अगर हम ब्लैक ब्लैक दे दिए तो इधर से आप ब्लू ब्लू, एक से एक ऊपर से ही नहीं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे। अगर इस तरह से अगर ऊपर नीचे आप अगर एक दूसरे से धागे को रख के जोड़ते हैं तो आपको एक कपड़ा तैयार होगा। वह कपड़ा किस विधि से तैयार हुआ? तो वह कपड़ा बुनाई विधि से तैयार हुआ। किस विधि से तैयार हुआ? बुनाई विधि से। बंधाई विधि क्या है?
ये जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये सब जो कपड़े हम लोग देखते हैं पहनते हैं, ये सभी दो अलग अलग धागों से आपस में जोड़कर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो दो तरह के विधियां हैं, एक है बुनाई, दूसरा है बंधाई। बुनाई में क्या होता है, तो दो अलग अलग धागे को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको जोड़ते हैं। वह काम करघा के द्वारा होता है। करघा आप देखे होंगे, बड़ा सा मशीन टाइप का होता है। एक यहाँ पर रस्सी को बांध दिया, दूसरे को वहाँ पर रस्सी से बांध दिया, और वह करघा जो चलाता है तो एक दूसरे को बीटते हुए चला जाता है। आप ऐसे क्या देखते होंगे, तो ऐसे बने हुए आप चटाई देखते होंगे, चटाई। या आप क्या देखते हैं, तो घर में पहले क्या होता था, तो पंखा होता था हवा झलने के लिए, जिसको हम लोग डैना भी कहते हैं, या पंखा होता था। ये जो है उसी से बने होते थे। यह क्या चीज़, मतलब इस तरह से क्या बना, मतलब चटाई किस तरह से बनते हैं, क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो यह जो है ताड़ के पत्ते या फिर नारियल के पत्ते जो कड़े होते हैं, नारियल के पत्ते जो कड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, कड़े होते हैं, उसको बीटकर हम लोग इस तरह के सामग्री बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। चटाई हो गया, डैना हो गया, और भी तरह के बहुत तरह की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। दूसरा बंधाई के बारे में हम बात करते हैं। बंधाई क्या होता है, तो बंधाई में एक ही धागा का प्रयोग की जाती है। बंधाई में क्या होता है, बंधाई में एक ही धागा का प्रयोग की जाती है। आप घर में स्वेटर जब बुनते हुए महिलाओं को देखते होंगे, सभी के घर में स्वेटर पहले बुनाता था, अब तो हम लोग बाज़ार से खरीद लेते हैं। पहले स्वेटर घर पे ही महिलाएं लोग बुनती थी, अभी भी बुनाई जाती, बुनते हैं, अभी भी घर पर लोग बुनते हैं उसको। तो देखे होंगे कि एक ही धागा नीचे से जो ऊन का होता है वह लगा हुआ होता है, और उसी से वे बीटते हैं। आप मोजा मतलब सॉक्स, जूता के साथ जो हम लोग पहनते हैं, अगर फटे हुए अगर मोजा है तो आप उसको ध्यान से एक धागे को लीजिए और उसको खींचिए। जब उसको पकड़कर खींचते हैं तो वह सारा का सारा जो है धागा बाहर आ जाता है, पूरा मतलब जो है खुल जाता है, तो वह भी एक धागा से ही बना हुआ होता है। अगर आप कभी सीमेंट का बोरी को आप खोले हुए किसी व्यक्ति को देखे होंगे, मजदूर को देखे होंगे, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि बस एक को आप खोलिए और उसको खींचिए, अपने आप सारा का सारा बोरा जो है, मतलब बोरा जो है खुल जाता है। तो वह प्रक्रिया जो होती है, उसको बुनने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधाई कहते हैं। यानी कपड़े बनाने की ये दो विधियाँ मुख्यतः हैं, एक को बुनाई और दूसरे को बंधाई कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कि कपड़े को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ये कपास था, ये हम लोग क्या देखें, कपास को हम लोग बढ़िया से पढ़ें, कपास के शुरुआत से लेकर कपड़े तक बनाने की विधि हम लोग देखें। अब हम लोग आते हैं, यह क्या था, तो यह प्राकृतिक में प्राकृतिक तंतु में पादप तंतु के बारे में लोग पढ़ रहे थे। अब अभी पादप में ही पढ़ेंगे एक और जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं। एक और चीज़ छूट रहा है, आपको बताते हैं। यार्क किसको बोलते हैं, यार्क किसको बोलते हैं, तो तंतु से जो धागे को बनाया जाता है, तो जो कपास के धागे जो बनते हैं, जिसको हम लोग लपेट देते हैं किसी न किसी चीज़ों में, तो वह जो बनता है वही यार्क कहलाता है। यानी कपास से बने धागे क्या कहलाते हैं, यार्क कहलाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पटसन क्या होता है और उसे हम लोग कैसे वस्तु तो नहीं तैयार करते हैं, उससे बोरे तैयार की जाती है। हाँ, इसका एक और उपयोग के बारे में हम बताते हैं, कपास का उपयोग के बारे में बताते हैं। कपास का उपयोग केवल इसको हम लोग कपड़े बनाने में ही नहीं करते हैं, इससे गन कॉटन भी तैयार की जाती है। गन कॉटन विशेष प्रकार
का कागज़ भी बनाया जाता है। जैसे हम लोग नोट देखते होंगे, जो आप 100 रुपये का नोट देखते हैं, 50 रुपये का नोट देखते हैं, 2000 का नोट देखते हैं, वे सभी नोट जो होते हैं उसमें एक कॉटन का प्रयोग की जाती है। बहुत ही छोटे छोटे कणों में उसको काटकर बढ़िया से उसको मिलाकर कागज़ के साथ उसको बीटा जाता है, तो वहाँ भी हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी विशेष प्रकार के कागज़ के निर्माण करने में। और कपड़ा के तो हम बारे में शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि यह जो कपड़ा जो होता है कॉटन से तैयार की जाती है। सभी कपड़े तो नहीं, लेकिन जो कॉटन से तैयार करने वाले जो कपड़े होते हैं उसको कॉटन के कपड़े बोलते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में। पटसन के बारे में हम लोग देखते हैं।